सभी को जोहार और विश्व आदिवासी दिवस की इस पूर्व संध्या पर हम लोग यहाँ पर एकजुट हैं और ये मेरे लिए बहुत ही फख्र का विषय है और उसके साथ 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 में चिंता का भी है कि पिछले अगर हम लोग देखें तो 150-200 सालों में ही अगर देखें तो पता चलेगा कि एक खास किस्म का जो एक पैटर्न बना हुआ है सत्ता प्रतिष्ठानों का कि वो आदिवासियों को लेकर के उनका रवैया कैसा है। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी हमने देखा था कि आदिवासी इलाकों को डिस्टर्ब करके वहां से मुनाफा कमाने का एक सिलसिला अंग्रेजी हुकूमत के दौर में शुरू हुआ। मिडिवल इरा तक तो ये था कि उन सबको आइसोलेशन में छोड़ दिया गया कि भाई तुम जैसे रह रहे हो वैसे रहिए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के दौर में ये प्रक्रिया बदल दी गई और यहाँ से चाहे वो जंगल से इमारती लकड़ी हो या बाकी के रिसोर्सेज को लूट का मामला हो, कुल मिलाकर के मुनाफा कमाने के लिए जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो पॉलिसी अपनाई, आजादी के बाद भी कमोवेश वही पॉलिसी है। अंग्रेज चले गए, उसकी जगह कुछ दूसरे लोग आ गए जो प्राइवेट कंपनी अलग अलग नामों से है। उसमें सरकारें भी हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल है, अलग अलग कंपनियां भी शामिल है, लेकिन पैटर्न वही है जो अंग्रेजी हुकूमत के दौर में था, वो था लूट का पैटर्न। अब रत्ना जी अपने आप को एक बार म्यूट कर लीजिए मैडम। सॉरी। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि वो जो एक पॉलिटिक्स थी वो तो हमें दिख ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक चीज और देखा था कि हमारी पहचान को लेकर के भी एक क्राइसिस हमेशा देखने को मिला। वो दुनिया के लेवल पर भी है और वो देश के लेवल पर भी है। देश के लेवल पर देखें तो जिसके बारे में अभी राधेश्याम काकोड़िया जी बात कर रहे थे कि भाई संविधान में तो आदिवासी शब्द ही नहीं है, इसको लेकर के जयपाल सिंह मुन्ना ने संविधान सभा में सवाल उठाया था और उन्होंने बहुत क्लियर कट शब्दों में एक बात कही थी कि मुझे और मेरे समाज को जानने पहचानने के लिए आप मुझे अलग अलग नामों से जानते, कोई मुझे जंगली कहता है, कोई मुझे बर्बर कहता है, कोई आदिम कहता है, कोई क्रिमिनल कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मेरा अपना जो पहचान है वो आदिवासी के तौर पर, और मैं चाहता हूं कि मुझे और मेरे समाज के लोगों को इसी नाम से पहचाना जाए। लेकिन एक राजनीति हुई, एक खेल पूरा खेला गया संविधान सभा के भीतर। जब जिस दिन संविधान सभा की बैठक में जयपाल सिंह मुंडा मौजूद नहीं थे और वो किसी कारण से रांची में आदिवासी महासभा की बैठक में थे, उनकी गैर मौजूदगी में एक प्रपोजल लाया गया और आदिवासी शब्द की जगह बदल करके अनुसूचित जनजाति कर दिया गया और उसके बाद में स्पष्टीकरण दिया गया। तो वो कम से कम मैं तो उससे नाखुश हूँ, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो स्पष्टीकरण आया। खैर वो एक बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि सीधा जंप करके 1994 के आसपास सब यूनाइटेड नेशंस ने भारत सरकार से पूछा था कि भाई क्या आपके यहाँ पर कोई इंडिजिनियस लोग हैं, क्या कोई आदिवासी हैं? भारत सरकार का जवाब था कि हमारे यहाँ कोई आदिवासी नहीं है, कोई इंडिजिनियस नहीं है, हमारे यहाँ पर तो अनुसूचित जनजाति है जो कि इंडिजिनियस तो नहीं है। और हमने सरेआम झूठ बोला, हमारे देश की सरकार ने झूठ बोला यूनाइटेड नेशंस के सामने कि यहाँ पर कोई इंडिजिनियस नहीं रहता है। ये पूरी जानने समझने का, ऐसा नहीं है कि कोई अनजाने में किसी ने कोई बात कही हो। 1947-48 में नाम बदल करके जनजाति कर देना, फिर 94 में आकर के कहना कि यहाँ तो आदिवासी है ही नहीं, यहाँ तो जनजाति लोग रहते हैं। खैर उसके बाद से आप देखिए तो पहचान की लड़ाई आदिवासी आज भी लड़ रहा है। आदिवासी की लड़ाई आज की तारीख में दो तरीके की है। एक तो वो अपनी अस्मिता की लड़ाई तो लड़ ही रहा है कि भाई ये मेरा नाम है, ये मेरी पहचान है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरी भाषा है। वो एक लड़ाई तो अपनी लड़ ही रहा है, उसकी विरासत की, उसके इतिहास की लड़ाई है। दूसरा एक लड़ाई और लड़ रहा है जिसमें कि उसके अस्तित्व से जुड़ी हुई है, जिस पर कि हमला लगातार सरकार की तरफ से हो रहा है, प्राइवेट कंपनियों की तरफ से हो रहा है, जो सरकार के साथ में ही क्लब होकर के आ रही है, जो कि लगातार उनके जल जंगल जमीन को छीन रही है। और वो हमारे सारे वक्ताओं ने ये बात कही भी थी। अब हम देखें तो पूरा उसके बाद से देख लीजिए, पिछले 30 साल से हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ रत्ना जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सेंटर खुला है, ट्राइबल सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज के नाम से। पिछले 2 साल पहले एक सेंटर खुला। 30 साल से देश में क्या हो रहा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल होने जा रहा है। उन्होंने सेंटर ट्राइबल का है, ना तो उसके डायरेक्टर ट्राइबल है, ना उसके चीफ गेस्ट ट्राइबल है, ना उसमें भाषण देने वाला ट्राइबल है, ना उसके ऑर्गेनाइजर ट्राइबल है। लेकिन
दिन कौन सा चुना है? ट्राइबल डे का, इंडिजिनियस डे का। बातें होने ट्राइबल्स के बारे में। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने एक बात कही तो वो सब पे लागू भी होती है। बोले कि जब कभी भी आपको आदिवासियों के बारे में बात करनी होगी तो आपको एक आदिवासी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमने एकदम उसके खिलाफ काम किया। हमने से मतलब हमारे समाज ने भी किया और सरकार ने भी किया कि हमने जब आदिवासी की बात होगी तो जो है सवर्ण को लाया जाएगा, गैर आदिवासी को लाया जाएगा, उस पर स्पीकर के तौर पे दलित की बात होगी तो उस पर वही लोग होंगे, मजदूर की बात होगी तो भी वही लोग होंगे, किसान की बात होगी, महिला की बात होगी, किसी भी तबके की बात हो, स्पीकर केवल एक ही कैटेगरी के होते हैं, खास कैटेगरी वो बनी हुई है। उन्हीं के पास सारी विशेषज्ञता है। वो हमारे बारे में भी जानते हैं, वो महिलाओं के बारे में भी जानते हैं, वो दिव्यांगों के बारे में भी जानते हैं, वो दलितों की परेशानी भी वही जानते हैं, उनका भला बुरा भी वही सोचते हैं। ऐसा लगता है कि हमने तो धरती पर जन्म लेकर के बोझ ही बढ़ाया है। हमें बस अपने बारे में नहीं पता है, उन्हें हमारे बारे में भी पता है, उन्हें अपने बारे में तो पता है ही है। खैर ऑब्वियस सी बात। तो ऐसा पूरे 30 साल से चला और 30 साल से तो खैर हम दिवस मना रहे हैं, तो ये दिवसों में भी ऐसा ही होता है। जब कभी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार जब आदिवासी दिवस, दिल्ली में पिछले 8-10 सालों से मैं देखता हूं, हर साल कभी तालकटोरा स्टेडियम या किसी बड़े जगह पर आयोजन होगा। वहां सिर्फ 2-3 तरीके के काम होते हैं। पहला, नाचने गाने का काम। दूसरा, खाने पीने के पकवानों के बाजार सजाया जाएगा। और तीसरा, उसके अलावा अगर कोई बच गया तो किसी बच्चे का एग्जीबिशन, पेंटिंग, पोस्टर वगैरह वगैरह ही होगा। लेकिन वहां पर कि भाई आदिवासियों की इस देश में क्या दशा है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। आदिवासियों की क्या हक हुकूक है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। आदिवासियों को आगे क्या करना चाहिए, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। ऐसी कोई चर्चा नहीं होती। ये सारे कार्यक्रम सरकारी है, जबकि गवर्नमेंट फंड से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई चर्चा नहीं होती है। अब जिसकी हमारे भाई राधे श्याम जी कह रहे थे, डॉक्टर अभय भी कह रहे थे कि भाई पेशा के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में, इस देश में 1996 से लेकर 2024 आ गया, लगभग 28 साल हो गए। पेशा के नियम तक अभी तक सारी सरकारों ने नहीं बनाए। जो एक्ट पार्लियामेंट से पास था उसको 28 साल हो गए और उसको 10 राज्यों में लागू भी हो जाना था, लेकिन आज तक वो 10 राज्यों ने, सावी की मैं बात कर रहा हूं, कुछ राज्यों ने बना चुके हैं, लेकिन वो बाकी के राज्य अभी तक कानून तक नहीं बना पाए अपने राज्य के हिसाब से। उसके बाद ग्राम सभा की बात हुई। ग्राम सभा के तो स्थिति ऐसी है, डॉक्टर अभय जी, राधेश्याम भाई बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जो लोग आज से 5 साल पहले मर गए, उनके आज की डेट में ग्राम सभा की चिट्ठियों पे साइन करा के उनके नाम पर जमीनें ले ली गई। पूछिए डॉक्टर साहब, बताएंगे कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीनें छीनी गई है। सबसे ज्यादा आदिवासी, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया। हमारे साथियों ने लगातार तमाम तरीके की कैंपेन चलाई। सरकार की जिम्मेदारी थी कि 2006 के उस वनाधिकार कानून के तहत जागृति लाते, लेकिन नहीं लाया गया। और हुआ ये कि पिछले साल दिसंबर में भारत सरकार ने पार्लियामेंट के भीतर एक डेटा पेश किया और कहा कि 2006 के एक्ट के अकॉर्डिंग लगभग 44 लाख आवेदन इंडिविजुअल प्लस कम्युनिटी के आए हैं वनाधिकार के पट्टे के लिए। तो पट्टे के लिए उस एप्लीकेशंस में से एक्सेप्टेड कितनी हुई है? लगभग 23 लाख समथिंग, मतलब 24 लाख मान लीजिए। अभी भी उस 44 लाख में से 20 लाख एप्लीकेशंस तो वो खारिज कर रखी है। इस देश में आदिवासी आबादी कितनी है? लगभग 13 करोड़। एप्लीकेशन आए 44 लाख के, एक्सेप्ट हुए हैं 23 लाख के। आप अंदाजा लगाइए, आज की तारीख में इस देश का सबसे बड़ा हिस्सा लैंडलेस की तरफ है। लगभग 90% से ऊपर आदिवासी आबादी है जिसके पास जमीनों पर पट्टे नहीं है। वो कब्जा करके चाहे 1000 साल से रह करके आ रहा है, लेकिन आज की जो सरकार है, जो हुक्मरान है, वो कहता है कागज दिखाना पड़ेगा और कागज के नाम पर उसके पास कुछ नहीं है। वो लाख कहता मर जा रहा है कि भाई ये जमीन मेरे पुरखों के पास थी जब ये सरकार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, जब इन वन विभाग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, इनका नाम लेवा कोई नहीं था, तब से मेरे दादाजी और उनके दादाजी और उनके दादाजी यहाँ पर रहते आ रहे हैं, लेकिन उनको कागज चाहिए और कागज है नहीं। 2019 में इसी एक्ट पर एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, फरवरी लगभग 13 फरवरी और 2019 के आसपास, फरवरी में ही जजमेंट आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिसके पास भी जमीन का पट्टा
है, जिनके पास भी पट्टा नहीं है, उन सबको जमीनें खाली करनी होंगी। लेकिन ये बात अलग है कि उस समय हम लोगों ने एक बड़ा माहौल, क्योंकि रोस्टर की लड़ाई चल रही थी, एक माहौल बना हुआ था, तो उसमें उन्होंने अपने डिसीजन को होल्ड पे रख दिया। लेकिन जिस दिन उस पर से वो पॉज हटेगा, इस देश का सबसे बड़ा माइग्रेशन उस दिन होगा, और उस दिन ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि इस देश के ये जो 12.5 करोड़ लोग हैं जिनके पास जमीनों पर पट्टे नहीं, 13.25 करोड़ जो लोग जिनके पास जमीनों पर पट्टे नहीं, वो कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। अपनी जमीनों से बेदखल कर दिए जाएंगे। जो जमीन का मालिक था वो ऑल ऑफ सडन उस जमीन पर जो है इन्वेडर कह दिया जाएगा, वो इंक्रोचमेंट कह दी जाएगी, उस पर कब्जा बता करके वन विभाग आपको लाठी मारने के लिए आएगा। ये स्थिति इस देश के भीतर है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देख लीजिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूरा देश देख लीजिए, सारे आदिवासी इलाकों में जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के नाम पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसमें 60 से 70% डिस्प्लेसमेंट सिर्फ आदिवासी कम्युनिटीज का है। अभी एक कैंपेन भारत सरकार चला रखी है, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बाप के नाम। पूछिए डॉक्टर साहब से, पिछले 3 साल में हसदेव का 1,74,000 हेक्टेयर का जंगल उजाड़ दिया। 1,74,000 हेक्टेयर का जंगल, वो किसके नाम पे लगाए उन पेड़ों को? बताए कि किस नाम पर उजाड़ा गया? अडानी की तरफ से, क्योंकि नाम लेना बहुत जरूरी, क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट अडानी को दिया गया। अडानी की तरफ से कहा गया कि हमने मात्र 1,74,000 हेक्टेयर के जंगल में 8,000 पेड़ काटे हैं और एक पेड़ का मुआवजा उन्होंने 150 रुपया दिया है। अब आप में जितने से लोग हैं, 150 रुपए में एक आपके घर में रखने के लिए छोटा सा प्लांट नहीं ला सकते। 150 रुपए में उन्होंने 1,74,000 हेक्टेयर के जंगल में कह दिया कि 8,000 पेड़ कटे हैं मात्र, और वो जंगल जिसे लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। तो ये बहुत कोई नई चीज नहीं हो रही है। इस देश में अंग्रेजों ने यही काम किया था। अंग्रेज जो सिलसिला शुरू किए थे लूट का, हमारे हुक्मरानों ने भी वही किया, अलग अलग नामों से लूटा। आज की तारीख में आदिवासी इलाकों में जो सबसे ज्यादा जिस डिपार्टमेंट का टेरर है, जिसका डर है, उसे कहते हैं वन विभाग। वो दतुअन भी नहीं तोड़ने देता है। वो वन विभाग जो अंग्रेज लेकर के आए अपने मुनाफे के लिए, वो वन विभाग हमारी सरकार लगातार कह रही है कि हम तो जो है जी अंग्रेजों के बदले हुए जो लाए हुए कानूनों के बदल देंगे, आईपीसी बदल करके ये कर दी, वो का बदल के ये कर दिया, और बहुत सारे नाम बदल रहे, लेकिन वो वन विभाग नहीं बदल पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि वन विभाग वो लठैत है जो आदिवासियों को रोज मारता है, और वही है जो उनके लिए जमीनें खाली करवाता है। वही लठैत के तौर पर, जैसे सामंतों के यहाँ लठैत होते थे, ये वही लठैत है, सरकारी लठैत, जो आदिवासियों की जमीनें छीन रहे हैं। कोविड के दौर में जब पूरा देश ऑक्सीजन का सिलेंडर के लिए भटक रहा था, उस समय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर गुजरात के आदिवासी गांवों को उजाड़ा गया था। सेकंड फेज में जब सिलेंडर की भयंकर किल्लत थी, उस समय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पार्किंग के लिए 12 आदिवासी गांव उजाड़े गए थे। और जब कह रहे थे कि डिस्टेंस मेंटेन करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, उस समय पुलिस लाठियां बाज रही थी वहां पर आदिवासियों के ऊपर। 12 गांव के आदिवासी उजाड़े थे सिर्फ पार्किंग के लिए। उसके बाद की कहानी देखिए, बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा। सिर्फ 2 एग्जांपल देके बात को खत्म करूंगा। एक कानून आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022। कहा गया कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ये देश की सरकार कुछ प्रोजेक्ट्स लगाएगी जहां वन्य जीवों की सुरक्षा की जाएगी। अब वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जब कानून आया तो कैसी सुरक्षा हो रही है, जैसे कि डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि पन्ना में जो अभ्यारण्य है वहां पर कूनो का अभ्यारण्य, जहां 1997 में आदिवासी 21 गांव उजाड़ करके जमीनें कब्जाई थी, वहां आज तक नामीबिया से चीते ला करके बसा लिए, लेकिन वो चीते जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन उन आदिवासियों को आज तक जमीनें नहीं मिली, वो कहाँ गए उन गांवों से उजाड़ करके, कोई पता नहीं है। ऐसे ही टाइगर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। 2 नए टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान में इंट्रोड्यूस किए हैं। दोनों टाइगर प्रोजेक्ट में पहले फेज में कह दिया गया, एक में 50 गांवों को नोटिस है, जमीनें खाली करो क्योंकि यहाँ पर टाइगर बसाए जाएंगे। दूसरे में लगभग 40 गांव है धौलपुर करौली का, जिसमें कह रहे कि यहाँ भी टाइगर आएंगे, इनके लिए भी जमीनें खाली करो। पूरे देश में 18 जोन डिसाइड किए गए हैं। तो उसके जरिए
करना क्या, टाइगर को तो बचाना नहीं है भाई। जब टाइगर को ही बचाना था तो पहले मरवाया क्यों था, पहले शिकार क्यों परमिट किए। टाइगर मारेंगे भी आप, बचाएंगे भी आप, और उसके चलते किसको असलियत में किसको मार देते, आदिवासी को। एक कानून लिया है, इसके चलते अब अलग अलग सफारी पार्क बनेंगे, टूरिस्ट पार्क बनेंगे, ये पार्क वो पार्क, बहुत सारे पार्क के नाम पर, वन्य जीवों के नाम पर। वो एक खेल तो वो शुरू कर दिया 2022 से। दूसरा कानून आया वन संरक्षण अधिनियम 2023, ये दूसरा अगले साल आ गया। इसमें कहा गया कि जितनी भी नेशनल बाउंड्रीज हैं उसके 100 किलोमीटर का भीतर का हिस्सा, उस पर ना पेशा लागू होगा, ना शेड्यूल 5 लागू होगा, ना शेड्यूल 6 लागू होगा। अब 100 किलोमीटर में देख लीजिए पूरा जम्मू कश्मीर चला गया, उधर उत्तराखंड से लेकर के इधर पूरा चले जाइए, राजस्थान का, गुजरात का आदिवासी, फिर महाराष्ट्र का आदिवासी, बॉर्डर एरिया का होते हुए पूरा नॉर्थ ईस्ट निकल गया, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल, और वहां का पूरा आदिवासी उस 100 किलोमीटर में ला करके उसको कह दिया कि वहां तो ये अनुसूची 5 अनुसूची 6 लागू ही नहीं होगी। लागू नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आदिवासियों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन मिली थी अनुसूची 5 और 6 के तहत, वो प्रोटेक्शन हटा ली गई। पहला खेल। अब आइए दूसरे खेल में। कह दिया गया है कि जहां जहां नेशनल कॉरिडोर बनेगा, चाहे वो सड़क का हो या रेलवे के कॉरिडोर हो, उसके आसपास से 1 किलोमीटर के दायरे की जमीन, वो भी जो है शेड्यूल उसमें 5-6 में नहीं आएगी, ना उसमें पैसा लागू होगा। तो अब आप क्या करेंगे कि हर आदिवासी इलाके से ट्रेन गुजार देंगे, रोड गुजार देंगे, और उसके आसपास की जमीनें ले लेंगे, ताकि फिर वहां जाकर के अडानी अंबानी जितने भी हैं ये सब आकर के वहां पर पैसा कमा सके। ये दूसरा खेल हो गया। तीसरा कह दिया कि हम अगर सरकार कोई डिफेंस के प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, आर्मी का कैंप, पुलिस का कैंप, किसी का भी कैंप लगाना चाहती है, तो वो भी लगा सकती है। उसमें भी हमें ग्राम सभा की या किसी सभा की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ प्रशासन ही दे देगा। अब ऐसे वो हो गया। उसके बाद ऐसे 3-4 क्राइटेरिया डिफाइन करके एक और क्राइटेरिया जो सबसे यूनिक है वो है एनी अदर, कानून में लिखा। अब एनी अदर की जो इंटरप्रिटेशन है, रत्ना जी आप अपने हिसाब से कर लेंगे, तिवारी जी अपने हिसाब से कर लेंगे, काकोड़े साहब अपने हिसाब से कर लेंगे, रावत साहब अपने हिसाब से कर लेंगे कि भाई एनी अदर में मुझे तो जो है ये पार्क बनाना है, मुझे यहाँ पर कुछ और टूरिस्ट सफारी बनानी है, यहाँ कुछ और बनाना है। एनी अदर में जिसको जो मन करेगा वो बनाएगा, और फिर वो जमीनों पे जो प्रोटेक्शन, जिस हम लोग ग्राम सभा की उन सब की बात करें, वो सारी प्रोटेक्शन सेकंडों में खत्म हो जाएगी। और असलियत में जो लड़ाई है वो यही है कि जैसे अमेरिका के भीतर वहां के जो नेटिव्स थे, रेड इंडियंस जिनको कहते हैं, उनको खत्म किया गया, न्यूजीलैंड के भीतर खत्म किया गया, ऑस्ट्रेलिया के भीतर खत्म कर दिया गया, यूरोप के भीतर खत्म कर दिया गया, कि वहां के नेटिव्स को खत्म किया गया ऑर्गेनाइज वे में। सेम ऑर्गेनाइज वे में अब यहाँ चल रहा है। आप ये देखिए कि जब एक पेड़ माँ के नाम से कैंपेन शुरू किया है जब से पीएम साहब ने, उसके बाद में पीएम साहब ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि अंडमान निकोबार में वहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा, वहां एक पोर्ट बनेगा, पोर्ट जहां जहाज आया करेंगे। अब एक चीज समझिए कि अंडमान निकोबार में जारवा से लेकर के जो कम्युनिटीज है वो ऑलरेडी क्राइसिस में, उनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, उनकी कम्युनिटी खत्म हो रही है। वहां आप बाहर के लोगों की एंट्री करा करके उनको कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं। और लास्ट लाइन कहकर के बात खत्म करूंगा कि इस देश में 3000 से ज्यादा भाषाएं अगले 7 से 8 सालों में खत्म होने जा रही है, जो मेनली आदिवासी भाषाएं हैं, जिनके बोलने वाले किसी के 100 हैं, किसी के 200 हैं, किसी को 500 है, किसी का 1000 है, किसी के 10,000 है। वो भी पूरा का पूरा क्राइसिस हमारे देश में चल रहा है। ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जब ये दिवस मना रहे हैं तो अपने राइट्स को लेकर के सजग रहे, और उसके साथ साथ हम ये जाने कि आखिर में ये सरकार जो कहती है कि हम जो है शांतिपूर्ण देश है, वो युद्ध छेड़े हुए कुल मिला। जी जी।